भाद्रपद महीने की काली कजरारी रात थी। कज्जलगिरी जैसे भयंकर बादल आकाश में छाए हुए थे। काली घटाओं में कभी कभी गर्जना के स्वर फूट रहे थे। बिजलियां कौंध रही थी। बरसात की मधमाती हवाएं तरुलताओं से छेड़छाड़ करती घूम रही थी। महाराज श्रेणिक महारानी चेलना के साथ वर्षा रात्रि की नीरव छटा देखने के लिए गवाक्ष में बैठे हुए थे। इतने में ही काल रात्रि के गहन अंधकार को चीरती हुई बिजली चमकी तो रानी चेलना ने देखा कि एक अतिवृद्ध पुरुष सामने उफनती नदी के तेज प्रवाह में बहती हुई लकड़ियां बिन रहा है। रानी ने अंगुली के इशारे से राजा को बताया, महाराज देखिए, इस भयंकर वर्षा की रात में कोई बूढ़ा नदी की धारा में लकड़ियां बीन रहा है। बिजली रह रहकर कौंध ही रही थी। उसके प्रकाश में राजा ने भी देखा कि सचमुच ही एक जर्जर शरीर वृद्ध वर्षा की मध्यरात्रि में भी जीवन संघर्ष में जूझ रहा है। साक्षात मृत्यु से खेल रहा है। जरा भी पैर उखड़ जाए और नदी की उद्दाम धारा में बह जाए तो लाश तक का भी पता न लगे। राजा विचार करने लगा, इतना दीन दरिद्र, दिन भर के कठोर श्रम से भी 2 रोटी का प्रबंध न हो सका होगा, तभी तो इस प्रकार अंधेर रात्रि में वर्षा से बिफरी हुई नदी की प्राण लेखा तेज धारा में अपने अति प्रिय जीवन की बलि दे रहा है। करुणार्द्र हृदय रानी ने विचारमग्न राजा से कहा, महाराज, धन कुबेरों की महानगरी राजगृह में क्या एक वृद्ध पुरुष को रोटी का प्रबंध भी नहीं हो सकता? बेचारा मौत की चौखट पर खड़ा है, फिर भी उसे पेट के लिए ऐसी भयानक रातों में नदी पर लकड़ियां बीननी पड़ती हैं। मगध के महान राज्य में वृद्धों और दरिद्रों की यह अवस्था। बर्फाती अंधेरी रातों में तो कुत्ते और सियाल भी अपनी धुरी में से नहीं निकलते, और यहाँ आदमियों को अपनी रोजी रोटी के लिए इस प्रकार मौत से खेलना पड़ता है। वृद्ध की दयनीय दशा देखकर पहले ही सम्राट का हृदय पसीज रहा था, और उस पर महारानी की यह बात। सम्राट ने तुरंत पहरेदारों को पुकारा और कहा, सामने नदी तट पर जाओ और देखो कि नदी की धारा में से लकड़ियां बीनने वाला यह दरिद्र कौन है और कहाँ रहता है। सुबह इसे राजसभा में उपस्थित करना। राजा श्रेणिक को रात भर नींद नहीं आई। बार बार उनकी आंखों में वही दृश्य घूमने लगा। बादल गरज रहे हैं, बिजलियां कौंध रही हैं, मूसलाधार वर्षा हो रही है, पूर्वा हवा बह रही है और थर थर कांपता हुआ एक गरीब बूढ़ा नदी के प्रवाह में बहकर आती लकड़ियों को बीन कर एक बड़ा सा गट्ठर बांधने में लगा है। कितना दरिद्र और कितना असहाय होगा बेचारा वह। प्रातः राजसभा में पहरेदारों ने एक व्यक्ति को उपस्थित किया। महाराज, रात में जो नदी के प्रवाह में लकड़ियां बीन रहा था, यही है वह। राजा ने ऊपर से नीचे तक गहरी दृष्टि डाली। शरीर पर सुंदर रेशमी वस्त्र हवा के हल्के झोंके से हिल रहे हैं। कानों में मणिजटित कुंडल दमक रहे हैं और हाथों की उंगलियों में चमकती रत्नजटित मुद्रिकाएं अपनी अलग ही आभा बिखेर रही हैं। राजा को लगा पहरेदारों ने भूल से किसी सभ्य श्रेष्ठी को पकड़ लिया है। राजा की आंखों में संदेह तैर गया। उसने कठोर शब्दों में पहरेदारों को डांटा। पहरेदारों ने निवेदन किया, महाराज, यही है वह वृद्ध पुरुष। बुलाकर लाने में भूल नहीं हुई है। राजा ने श्रेष्ठी को अपने निकट बुलाया और धीरे से पूछा, क्या रात की हकीकत सच है? आप ही नदी पर लकड़ियां? हाँ महाराज। उसका स्वर थोड़ा सा कंपित था, कुछ दबा हुआ सा भी। आप तो श्रीमंत और सुखी लगते हो, फिर अंधेरी रात में इस प्रकार यह जानलेवा परिश्रम किस लिए कर रहे थे? महाराज, देखने में मैं अवश्य सुखी और श्रीमंत लगता हूं। आपने सुना भी होगा, लोग मुझे मम्मन सेठ के नाम से पुकारते हैं, किंतु अपने मन की पीड़ा मैं ही जानता हूं। मैं एक बहुत बड़े अभाव से ग्रस्त हूं। उस अभाव की पूर्ति के लिए मैंने सर्वस्व दांव पर लगा दिया है।
ये कुछ सुंदर अलंकार और वस्त्र तो इधर उधर आने जाने के लिए, केवल प्रतिष्ठा के लिए ही रख छोड़े हैं और कुछ नहीं। महाराज, क्या बताऊं, सब कुछ स्वाहा करके भी वह मेरी कमी पूरी नहीं हो रही है, और जब तक वह पूरी नहीं होगी तब तक मुझे यह सब कुछ करना ही होगा। क्या है वह? सम्राट ने आश्चर्यपूर्वक पूछा। मुझे एक बैल की जोड़ी पूरी करनी है। एक सुंदर बैल मेरे पास है, उसी की जोड़ी का दूसरा बैल मुझे चाहिए, इसीलिए यह कठोर परिश्रम कर रहा हूं। सम्राट के होठों पर मधुर हास्य बिखर गया। एक बैल के लिए इतना कष्ट? जाओ, मेरी वृषभशाला से जो बैल पसंद आए ले जाओ और अपनी जोड़ी पूरी करके आराम से रहो। मम्मन सेठ राजपुरुषों के साथ मगधपति की वृषभशाला में इस पार से उस पार तक घूमता चला गया। अनेक सुंदर हृष्ट पुष्ट वृषभ गरज रहे थे जैसे हाथी के बच्चे हों, किंतु मम्मन को एक भी वृषभ पसंद नहीं आया। वह खाली हाथ सम्राट के सम्मुख आ खड़ा हुआ। सम्राट ने पूछा, क्यों, क्या बात है? कोई बैल पसंद नहीं आया? बहुत बैल है, एक से एक सुंदर और बलवान, जो पसंद आया हो ले जाओ। मम्मन ने सिर हिलाया। महाराज, मेरे बैल की जोड़ी का एक भी बैल आपकी वृषभशाला में नहीं है। श्रेणिक ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कैसा बैल है जिसकी जोड़ी का बैल मगध के हजारों बैलों में भी नहीं है? लाओ अपने बैल को, जरा देखें तो ऐसा कैसा बैल है। मम्मन ने कहा, महाराज, मेरा बैल यहां नहीं आ सकता। आप देखना चाहें तो मेरे घर को पवित्र कीजिए। श्रेणिक की उत्सुकता और बढ़ गई। ऐसा कैसा विचित्र बैल होगा जिसकी बराबरी करने वाला बैल मगध की वृषभशाला में भी नहीं है? नहीं, इस सेठ का झूठा अहंकार है। अभी चलकर देखेंगे। महामंत्री अभय कुमार के परामर्श से बैल देखने के लिए अगला ही दिन निश्चित हो गया। व्यक्ति के मन में जगी हुई उत्कंठा अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। महाराज ने रानी चेलना से गत रात्रि की घटना का जिक्र करते हुए बैल की चर्चा की, तो रानी भी देखने के लिए उतावली हो गई। फिर दूसरे दिन महामंत्री अभय और महारानी चेलना के साथ महाराज मम्मन के द्वार पर पहुंचे। पूर्व पुरखों से चला आ रहा भव्य महल था। बहुत बड़ी अट्टालिका थी। मम्मन ने महाराज से भीतर पधारने के लिए कहा तो सम्राट ने कहा, भाई सीधे अपने गौशाला में चलो, हमें तो वह बैल देखना है। मम्मन ने कहा, महाराज, मेरा बैल गौशाला में नहीं, घर में ही है, अभी आपको दिखाऊंगा। मम्मन सेठ राजा, रानी और महामंत्री को अपने भवन में ले गया। रानी सोच रही थी, ऐसे भव्य महल में भी कभी बैल रहते हैं? कैसा बेवकूफ है यह सेठ। भवन का एक के बाद एक आंगन पार होता रहा और अंत में वे एक विशाल कक्ष में भूमिगृह के द्वार पर पहुंच गए। राजा ने कहा, सेठ, हम तुम्हारा घर देखने नहीं आए, बैल देखने आए हैं। हाँ महाराज, मैं भी बैल ही तो दिखा रहा हूं। तभी सेठ ने सबके साथ भूमिगृह में प्रवेश किया और आगे बढ़कर जो ही पर्दा हटाया तो चारों ओर रंग बिरंगा प्रकाश फैल गया। सामने ही रत्नों और मणियों से जड़ा हुआ एक सोने का बैल खड़ा था। उसकी ज्योति चारों ओर छिटक रही थी। आंखों में बड़े बड़े वैडूर्य मणि जड़े हुए थे। सींग और पूंछ पर नीलम के पन्ने। रानी और मंत्री देखते ही सब के सब ठगे से रह गए। आज तक ऐसा बैल देखना तो दूर, कल्पना में भी नहीं आया था। बैल क्या है, मानो साक्षात धनपति कुबेर ही वृषभ बन के खड़ा था। सम्राट की स्तब्धता को भंग करते हुए मम्मन ने कहा, महाराज, अब मेरे दूसरे कक्ष में चलिए। राजा, रानी और मंत्री मम्मन के पीछे पीछे भूमिगृह के दूसरे कक्ष में आए। एक पर्दा हटा और चारों ओर चंद्रमा की चांदनी सी छिटक गई। ठीक उसी की जोड़ी का यह दूसरा बैल था। वैसे ही बहुमूल्य नीलम, पन्ने, वैडूर्य और मुक्ता इस सोने के बैल में भी जड़े हुए थे। सम्राट को संबोधित करते हुए मम्मन ने कहा, महाराज,
यह बैल भी करीब करीब बन चुका है। अब देख रहे हैं, सिर्फ इसका एक सींग का थोड़ा सा नोक ही बाकी रहा है। कुछ बहुमूल्य मणि इसमें और लगेंगे। मेरी संपत्ति अब समाप्त हो चली है। धनाभाव ने मुझे घेर लिया है। जो कुछ था सब लगा चुका। अब सींग को पूरा करूं तो कैसे करूं? इस कमी को पूरा करने की मेरी तीव्र अभिलाषा है। इसीलिए दिन में दुकान पर बैठता हूं, रात में लकड़ियां लाकर बेचता हूं। नदी के प्रवाह में सुदूर पर्वतों से बहकर आती लकड़ियों में कभी कभी बहुमूल्य चंदन भी आ जाता है। इसलिए नदी पर लकड़ियां बीनता हूं, उन्हें बेचकर धन जमा करता हूं। थोड़ा और धन जमा हो गया तो इस बैल का सींग पूरा हो जाएगा। मेरी अधूरी जोड़ी पूरी हो जाएगी और महाराज, तभी मेरी अंतिम सांस सुख से निकल सकेगी। राजा, रानी और महामंत्री अभय सभी चकित और भ्रमित होकर मम्मण की बात को सुन रहे थे। एक ओर सोने के रत्नजटित बैलों पर आश्चर्य हो रहा था, तो दूसरी ओर उसकी बैल जैसी बुद्धि पर तरस भी आ रहा था। सम्राट ने तभी महारानी चेलना की ओर सस्मित देखा। क्यों देवी, क्या तुम इसकी गरीबी मिटा सकती हो? यह अधूरी जोड़ी पूरी कर सकोगी? रानी की कमल जैसी सदा खिली रहने वाली आंखें सहसा मनुष्य की अथाह ममता पर करुणा से गीली हो गई। महाराज, मनुष्य की ममता में ऐसी एक क्या, अनंत जोड़ियां पूरी होने पर भी आखिरी जोड़ी तो सदा सर्वदा अधूरी ही रहेगी।